स्वच्छ भारत अपना हो, यही हर किसी का सपना हो, साथ में स्वस्थ भारत हो, स्वच्छ भारत हो, और ये दोनों चीज़ें तब होंगी जब शुद्ध भोजन मिलेगा। तो स्वच्छता, स्वास्थ्य और शुद्ध भोजन, इन 3 विषयों पर आज के इस जीवन दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध स्वच्छता पुरुष पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक से। तो मेरा पहला स्वाभाविक प्रश्न ये है कि ये स्वच्छता की प्रेरणा आपके जीवन में कहाँ से आई? कैसे आपके मन में ये विचार आया कि आप स्वच्छता को एक आंदोलन बनाएं, जो एक सुलभ आंदोलन के रूप में विश्व स्तर पर विख्यात हुआ? बहुत ही समीचीन प्रश्न है जी। और आश्चर्य भी है कि जिस प्रश्न को लेकर के बचपन में मेरे मन में बातें उठी थी जी। कि कोई अछूत क्यों है, कोई छूत क्यों है। जी। और किसी महिला के मेरे घर में आने पर लोग कहते थे वो छूत है। वो तो दादी पानी छींटती थी जमीन को शुद्ध करने के लिए। तो मैं कभी कभी इसको छू कर देखता था कि मेरे में कोई अंतर आ रहा है, कोई रंग बदल जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, तो कुछ होता ही नहीं था। तो कभी कभी मैं छू के देखता था। एक दिन जब मैं छू रहा था तो दादी ने छूते हुए देख लिया और कोहराम मचाया घर में कि ये तो अछूत को छू दिया है, घर में रहेगा कैसे। और इसके लिए पंडित जी को बुलाया गया कि अब क्या किया जाए, इसे छू दिया इसने, जैसे कुछ पहाड़ टूट गया हो। तो पंडित जी ने कहा, बहुत सी बातें कही। पहला जो कहा मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि इनको दूसरे घर में रखिए। अब मेरी माँ ने कहा छोटा बच्चा है, दूसरे घर में कैसे रहेगा। मैं पंडित जी बात नहीं मानती है, इसके लिए जो भी हो जाए। उसमें दादी का चलता था, बाद में माँ का चलने लगा, फिर माँ का भी खत्म हो गया, अब पत्नी का चलता है ज़्यादातर नहीं। तो दादी तो कही कि ठीक है पंडित जी, दूसरा उपाय बताइए। तो गाय का गोबर खिलाइए उनको, गाय का मूत्र पिलाइए और गंगा जल से स्नान करा दीजिए। अब सोचिए, अब माघ महीना, जनवरी का विंटर, उसमें मुझे गाय का गोबर खिलाया गया, गाय का मूत्र पिलाया गया और गंगा जल से स्नान कराया। तो सब करते कराते बिहार गांधी जन्म शताब्दी समिति जी एक संस्था बनी थी बिहार में। और उसी समय 1967 में राष्ट्रीय स्तर पर संस्था बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और राज्यों के गवर्नर उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और राज्यों के मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उसमें जब काम करने गया तो हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कहा, गांधी का सपना था महिला ढोने की प्रथा को समाप्त करना, और उसमें जो लोग लगे हुए हैं उनको इस काम से निकाल के समाज के मुख्य धारा से जोड़ना, और खुले रूप में जो लोग शौच करते हैं इसको समाप्त करना। तो गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अभी हो गई, हम लोग अर्पित कर सकते हैं। जी। तो मुझे कहा गया, मेरे जनरल सेक्रेटरी ने, शिव प्रसाद जी थे, उन्होंने कहा कि तुमको ये करना है। तो हमने बचपन की बात बताई कि सर मैं तो ब्राह्मण जाति से आता हूँ, और दादी ने जो किया था बताया हमने। कहा कि इस समय नहीं जानता, तुम्हें हम लाइट देख रहे हैं, इस काम को तुम कर सकते हो। दूसरा उपाय नहीं था।
तो कहना है तुमको करना है। तो समाजशास्त्र में पढ़ाई हुई थी हम लोगों को कि जिस समाज के लिए काम करना हो उसके साथ रैपो बिल्ड करना चाहिए। जी। तो अब एक कॉन्सिडेंस है कि महात्मा गांधी चंपारण से ही स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई शुरू की, और मेरा भी काम जो भंगी मुक्ति का था उसकी शुरुआत भी चंपारण से हुई। अब ये अजीब संयोग है। नहीं, ये भी तो आपने आज़ादी दिलाई ना। और एक संयोग भी आने वाला है। जी। तो हम गए वहाँ पर रहे, और बड़ी लंबी सब कहानी है कैसे रहे, खाना खाए, बातें की, कुछ पढ़ाए लिखाए लोगों को, कुछ खेती करने का सिखाया, ज़मीन थी उन लोगों के पास थोड़ी थोड़ी सी। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें घटना घटी। एक ही एक महिला जो नई शादी होके आई थी उसको सास कह रही थी कि आप जाके महिला साफ करो बेतिया शहर में। वो तैयार नहीं थी, जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो मैं पड़ोस में था, मैं गया, पूछा क्यों रो रही है। कहा कि ये शौच साफ करने के लिए बेतिया शहर में जाना नहीं चाहती है, इसको तेज जिंदगी में करना है। तो मैंने कहा कि नहीं चाहती छोड़ दो। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछती हूँ आपसे, यदि आप जवाब दे देंगे तो मैं छोड़ दूंगी। हमने कहा कि क्या सवाल पूछेगी? हमने कहा पूछिए। ये कल से सब्जी बेचेगी तो इसके हाथ से कौन खरीदेगा? वो बता दीजिए आप। मेरे पास क्वेश्चन जवाब ही नहीं था हमको, हम जवाब ही नहीं दे पाए। चुपचाप वहाँ से हम चल दिए। उसके कुछ दिन के बाद हम लोग शहर में चाय पीने जा रहे थे, कॉलोनी के कुछ लोग थे साथ में। तो एक बच्चा लाल कपड़ा पहने हुए था, उसको साढ़ ने, बुल होता है नहीं, जी। उसने अटैक कर दिया। सभी लोग दौड़े बचाने के लिए। किसी ने पीछे से कह दिया भीड़ में, ओ ये तो वाल्मीकि कॉलोनी का लड़का है। सबने छोड़ दिया। अब सोचिए ऐसा समाज होगा जहाँ धर्म और जाति के आधार पर बच्चा को बचाया जाएगा। हम लोग अस्पताल ले गए, दम तोड़ दिया। वही गांधी की कसम खाई मैंने कि गांधी का सपना हम पूरा करके रहेंगे। समस्या जब जानते ही है ब्राह्मण जाति का क्या, कि ब्राह्मण और अछूत, ये रेलवे के जो लाइन होता है ना, ये दोनों होते हैं, ये एक दूसरे से मिलेंगे नहीं है। साथ चलेंगे मिलेंगे नहीं। साथ चलेंगे मिलेंगे नहीं। तो वही हालत है, मथी अब तो है नहीं। तो उसमें घर के लोग, पिताजी दुखी थे, माँ भी थोड़ी दुखी थी, लोग तो दुखी थे ही। दुखी क्या रहेंगे, वो तो उपहास करते थे, अरे ये तो स्कंजस के घर में जाके रहता है, खाना खाता है। जब बैठने जाए तो कहेंगे ना ना आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप वाल्मीकि के नेता है, आप उधर बैठिए। हम कह रहे भैया मैं भी ब्राह्मण हूँ। कि आप ब्राह्मण किस बात के हो, आप तो उन लोग के साथ रहते हैं, आप तो उनके साथ हो गए। नहीं, सबसे ज़्यादा जो गुस्सा में आते थे हमारे फादर इन लॉ, डॉक्टर थे, धनी थे। एक दिन तो इतने गुस्से में आ गए, कहा कि आपका चेहरा मैं देखना नहीं चाहता। सोचिए आप, फादर इन लॉ सन इन लॉ को कह रहा है, जो सबसे आदरणीय व्यक्ति होता है परिवार में। हमारे बिहार में बड़ों से मुंह लगा के बोलने की परंपरा नहीं है। कोई बड़ा आदमी कुछ बोल रहा है तो आप सुन लीजिए, चुपचाप, जवाब नहीं देंगे उसका, जवाब नहीं देंगे आप। उस दिन मैंने धीमे स्वर में ये कहा कि देखिए
अब गांधी का सपना पूरा करना है और इतिहास का पन्ना उलटना है। तो अब तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। उस बीच उन्होंने कहा था कि यदि हम ब्राह्मण्स नहीं होते तो बेटी की शादी हम ब्राह्मण घर में कर देते होते। तो हमने कहा कि शादी की बात है, रुक सकते हैं तो रुक जाइए, जब हम सफल होंगे तो देखेंगे। ने कहा और नहीं तो आप शादी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। अब अंदाज कीजिए कि क्रोध का सबकी सीमा हो सकती है, बट हमारे फादर लोग सीमा को अंदाज कीजिए आप। तो ऐसे बहुत से आर्थिक रूप से बहुत से हमको दिक्कत थी, और जब काम में जाते थे तो प्लेटफॉर्म पर सोते थे। पहले धोती पहनते थे, पहले हम तो धोती को बिछा दिया प्लेटफॉर्म पर, और कुर्ता है ना, इसको तकिया बना लिया, आप सो गए। फिर सुबह सुबह जल्दी उठ गए, अब बाथरूम हो करके नहा हुआ के फिर वही कपड़ा वही चीज़ पहन लिया, और फिर काम में चले गए। जो कहता है ना कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, जी, तो मेरा सिर्फ मिडनाइट ऑयल नहीं था, स्कॉचिंग हिट भी था कि वो 10-10 किलोमीटर चल रहे हैं धूप में पैदल। तो वहाँ पर जो है गांधी की जब कसम खाई तो प्रश्न क्या था, ये सपना पूरा हो कैसे। गांधी ने स्वयं लिखा है कि जब तक ये महिला ढोएंगे इनके साथ खाना कोई नहीं खाएगा। सही बात। और 1934 में उन्हें अपर कास्ट और ब्राह्मण्स को बुलाया खाना खाने के लिए। लोग आए, जब खाने का टाइम हुआ तो कहा गांधी इनके साथ हम खाना नहीं खा सकते हैं। तो गांधी ने लिखा है कि भारतीय जो हैं अंग्रेजों की गोली तो खा लेंगे सीने में, लेकिन इनके साथ खाना नहीं खाएंगे। जी जी जी। उसी के एक साल के बाद 35 में एक उपन्यास छपा, वो था अनटचेबल बाय मुल्कराज आनंद। जी जी। उसका प्रीफेस लिखा E.M. फोर्स्टर ने, जिसने किताब लिखी थी पैसेज टू इंडिया। जी। उसने लिखा है इसमें किताब में कि भाई ये अछूतों को इस काम से निकालने के लिए कोई त्याग तपस्या सेक्रीफाइस नहीं चाहिए, एक फ्लश शौचालय चाहिए। ये फ्लश शौचालय जो है ना, इनको इस काम से मुक्ति दिला देगा। तो 1968 में जब इस काम में हम आए तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन है कि वो हमने टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया हमने। तो उससे क्या हुआ कि जो दो गड्ढे का आजकल बोलते हैं सब ना, सुलभ शौचालय दोनों होता है, घरों के लिए भी और पब्लिक में भी। तो दो गड्ढे उसमें होते हैं, एक चलता है एक बंद रहता है। एक जब भर जाए 2 साल के बाद मिट्टी हो जाती है, निकाल के खेत में डाल दीजिए। शौचालय का साइज़ जो है वो 2 साल का भी है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, और जो हम लोगों ने बनाया है मैक्सिमम वो है 40 साल का। अच्छा। तो ये है कि सेप्टिक टैंक से बढ़िया है ये। तो इसीलिए बनाया गया कि लोग का क्या है कि ज़्यादा दिन में भरता है तो सेप्टिक टैंक ठीक होता है। तो टोटल गलत है ये। इसमें है कि आपको खाद मिल जा रहा है, जी जी, है नहीं, और उसमें है कि पानी है, पखाना है, इसको जो है निकाल के ले जाइए कहीं अलग है ट्रेंचिंग ग्राउंड में, वहाँ जाके 2 साल रहेगा, तब डिकम्पोज होगा, तब उसको आप खेत में डाल सकते हैं। और इसमें तो सीधे निकाल के डाल सकते हैं, डायरेक्ट। पानी कम लगता है फ्लश करने के लिए। और आजकल बहुत चल रहा है क्लाइमेट चेंज का। तो इसमें क्या है कि जो गैस इसमें है वो एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल में, तो इसका गैस बाहर नहीं निकलता है। कार्बन उत्सर्जन की बात हो रही है। हाँ, ये ठीक कहा जी। अब उसमें क्या है कि यदि मनुष्य का ले लीजिए और एनिमल्स का ले लीजिए,
काउ डंग और एनिमल डंग। जी। तो 30% पोल्यूशन क्लाइमेट का इससे होता है, ठीक है। मल से। तो ये जो है ये क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को भी रिड्यूस रोकने करता में, है, जी। क्योंकि हम गैस को बाहर छोड़ते नहीं। एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी के कारण ही ये दो समस्याओं का समाधान निकल पाया। एक तो मैला ढोने की प्रथा, जो ये साफ करते थे, अब वो अच्छा शौचालय हो गया, मकान मालिक को कोई दिक्कत नहीं और अच्छा हो गया। आप तो इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, हमने इस्तेमाल किया हुआ है कुआं पर खाना। हम लोग तो नाक बंद करके अच्छा शौचालय में जाते थे और इतनी महक लगती थी हम लोगों को कि जल्दी उससे निकले। 2-3 दिन जो रह जाए साफ करने के लिए वाल्मीकि ना आए तो दुर्गंध फैल जाती थी उसमें, क्योंकि ये पैखाना जो है फ्लश शौचालय बन गया तो सभी लोग अब घर के अंदर जा रहे हैं। और इसमें जो माननीय इंदिरा गांधी जी का भी इसमें योगदान है, जो उन्होंने पत्र लिखा था वहाँ के मुख्यमंत्री को। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि इन्होंने स्ट्रॉन्ग बिल लगाया। हम लोग बराबर लिखते थे पॉलिटिकल बिल, पॉलिटिकल बिल। ये पॉलिटिकल बिल हमने इस समय देखा कि प्रधानमंत्री के कहने से 1 साल के अंदर 4,50,000 स्कूल्स में शौचालय बन गए। अब लड़कियां जो है स्कूल में जा रही पढ़ने के लिए और कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आज से 4 साल पहले मैं गया था अपने मिडिल स्कूल में, 7वीं क्लास में मेरे समय में सिर्फ 2 लड़कियां थी, वो भी जब टिफिन हो जाए तो घर चल जाती थी। अभी मैं गया था तो क्लास में 14 लड़के और 24 लड़कियां। तो लड़कियों को कितनी सुविधा हो गई, बहुत। अच्छा। तो ये हुआ क्या कि खुले रूप में शौच की प्रथा, महिलाओं को कितनी दिक्कत होती थी, सांप काट ले, बिच्छू काट ले, एनिमल अटैक कर दे और अपराधी घटनाएं हाँ, भी मानवीय अपराध होते हैं। क्योंकि अभी शुद्ध भोजन की बात चलने वाली है। मैं एक प्रश्न अब आपसे और चलते चलते पूछना चाहूँगा आदरणीय, कि आपने स्वच्छता की बात कर दी। स्वच्छता से स्वास्थ्य अपने आप जुड़ा ही है। हम स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, स्वस्थ भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो भोजन है, स्वच्छता को स्वास्थ्य के साथ जोड़ा आपने। जी। तो स्वस्थ रहने के लिए यदि आपका शुद्ध खाना ना खाएं आप, तो रहेंगे स्वस्थ कैसे? अब मान लीजिए स्वच्छ आंदोलन। मैं सर इसमें एक बात पूछना चाहूँगा, शुद्धता से आपका तात्पर्य क्या? शुद्ध तो जैसे कोई मांसाहारी है, उसको शाकाहारी तो उसके भोजन को भी कहता है अशुद्ध है, लेकिन वो तो उसी खाता है। तो यूँ मांसाहार है या शाकाहार है, ये दोनों शुद्ध है या अशुद्ध है? मेरा जो इस पर परिभाषा है जी। वो है कि जो पहले कहा होगा आपको कि जो माँ ने खाना खिलाया भोजन, जिस भाषा में माँ ने बात की वो भाषा, और जहाँ आपका जन्म हुआ वो आपकी मातृभूमि। तो माँ जो है वो अशुद्ध खाना खिलाई कैसे बच्चों को? वाह, जिसका बच्चा है, महत्वपूर्ण बात है। उसको उसकी सोच है कि भाई मेरा बच्चा तो स्वस्थ हो, बढ़िया हो, आगे बढ़े, जवान हो, सब काम करे, तो क्या वो माता अशुद्ध भोजन देगी खाने के लिए उसको? इसलिए इस परिभाषा को हम यहाँ तक सीमित कर देते हैं कि माँ ने जो खिलाया वो भोजन, वो शुद्ध। माँ ने जो बात की वो भाषा, आज जहाँ जन्म हुआ आपकी मातृभूमि, इसलिए क्या खिलाए क्या नहीं खिलाए, अब होता है आपके लिए कोई चीज़ खराब है और दूसरे के लिए अच्छा है। तो फिर जो पहले हमने कहा हुआ है, शायद कहा है कि नहीं कहा, हमने जो कहा होगा कि धर्म का क्या मतलब, जो सब पर लागू हो धर्म होता है।
यूनिवर्सल है वो तो। और जो पर्टिकुलर ग्रुप के लागू होता है वो संस्कृति होती है। तो आपकी संस्कृति है कि हम शाकाहारी खाना खाएंगे, ये संस्कृति आपकी संस्कृति है। ये कोई मांस खाता है, उसकी संस्कृति है वो, उसको खराब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कहेंगे उसको खराब तो वो कहेगा आपको खराब। अब भोजन वो माँ खिला रही है, तो माँ तो जान करके अपने बच्चों को अशुद्ध खाना नहीं खिलाएगी। शुद्ध भोजन, आपका आंगन साफ है, स्वच्छ भारत है तो आपका आंगन साफ है, घर साफ है, दरवाज़ा साफ है, गांव साफ है, शहर साफ है, तो सब साफ है, तो स्वच्छ भारत हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा योगदान इसमें है जी। तो स्वच्छ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाना पड़ेगा, जिसमें कि जो शुद्ध भोजन मिले, भोजन और मसाला तेल ये शुद्ध मिले। और यदि आप सीरियस हैं तो कानून बनाएंगे। तो स्वच्छ भारत के लिए शुद्ध भोजन बहुत जरूरी है। इसीलिए हमको शुरू करना कहाँ से चाहिए? बच्चों से। पहले जो क्लास की पढ़ाई होती है वहाँ शुरू कर दिया हमने, कहा भैया अपने घर में जो सामान आता है पहले आप लोग, बच्चे तो हो लेकिन फिर भी ये जानते हो कि ख़राब है कि अच्छा है, इतना तो आप लोग ज्ञान होगा ही होगा। तो अपने घर में अशुद्ध भोजन, अशुद्ध तेल, अशुद्ध मसाला नहीं लाने दो किसी को। एंट्री बैन, हाँ, नहीं लाने दो। बिल्कुल। तो पहले जो घर के इन्वेट हैं उनमें जागृति लानी पड़ेगी, बिल्कुल। और उनको ये बताना पड़ेगा कि भैया शुद्ध भोजन होना चाहिए, तब स्वस्थ रहोगे आप। तो स्वच्छ और स्वस्थ की बात करते हैं, तो स्वच्छ हैं बट यदि भोजन शुद्ध नहीं होगा तो स्वस्थ नहीं रहेंगे आप। तो इसीलिए स्वच्छ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए ये आवश्यक है कि जनता, विद्यार्थी और सरकार ये सब मिल करके एक प्रण करे, प्रयास करे कि हम अशुद्ध भोजन न बिकने देंगे और न हम लोग खाएंगे। तो ऐसा करने से एक शुद्ध भोजन, स्वच्छ भारत की कल्पना, स्वच्छ और स्वस्थ, इसकी कल्पना साकार हो सकती है यदि शुद्ध भोजन खाने के दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की इस बातचीत से 2-3 बिंदु निकल कर आए। सबसे पहले तो ये कि अगर हम स्वस्थ भारत चाहते हैं तो स्वच्छ भारत चाहिए। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, इसके लिए ज़रूरी है कि उसको शुद्ध भोजन मिले। शुद्ध भोजन मिलेगा तो उसके आचार, विचार, व्यवहार तीनों में शुद्धता आएगी, क्योंकि कहा है यथा अन्न तथा मन। अगर अशुद्ध भोजन करेंगे तो मन भी अशुद्ध होगा, विचार भी अशुद्ध होंगे, तो स्वच्छता का एक बहुत बड़ा आयाम ध्वस्त हो जाएगा। दूसरी बात माननीय पाठक जी ने कही कि अगर हम स्वच्छ भारत चाहते हैं तो स्वस्थ भारत भी चाहिए, और उसके लिए शुद्ध भोजन चाहिए। और शुद्ध भोजन के लिए ज़रूरी है कि मिलावटी चीज़ों का बहिष्कार किया जाए, और वो काम बच्चों से शुरू हो। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पाठक जी ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि शुद्ध भोजन हो, और ये केवल भाषण में ना हो, व्यवहार में हो, तो उसकी शुरुआत बच्चों से हो। जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं वो अपने घर में कहें कि अशुद्ध भोजन नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर सरकार भी जो मिलावटखोर हैं उनके प्रति सख्त कानून बनाए तो मिलावटी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये मिलावटी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है मानव संसाधन पर एक आक्रमण, जिसे कि आप राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह कह सकते हैं। तो ये मिलावटखोर राष्ट्रद्रोही हैं। अगर आप स्वच्छ भारत चाहते हैं, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, शुद्ध भोजन, ये 3 चीज़ें आज इस चर्चा में निकल कर आई। और जीवन दर्शन कार्यक्रम के सारे दर्शकों जो आप देश विदेश के सुन रहे हैं, लगता है कि जो चीज़ें बहुत सामान्य होती हैं और उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही चीज़ें पूरे राष्ट्र की बुनियाद बनती हैं। आज स्वच्छता
स्वास्थ्य और भोजन तीनों पर चिंतन हुआ, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं आदरणीय माननीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने समय दिया और कुछ रोशनी दी हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे समाज को, जिस पर वो अमल करें। तो निश्चित रूप से हम जो कहते हैं कि हम सबका हो एक सपना, स्वस्थ भारत हो अपना, ये तभी हो सकता है जब हम शुद्धता और भोजन के ऊपर भी ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं डीडी भारती।